हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। दिस इज ऋषिका। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़ एंड आइज की पीटी 365 जो कि सप्लीमेंट्री करंट अफेयर्स है। ये आपकी एक्सक्लूसिवली प्रीलिम्स 2020 के लिए है। तो पीटी 365 जो अपडेटेड आपकी वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। एक और मैगजीन जो चल रही है उसमें आपको मार्च से मई तक लेकर जितनी भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। बट इसमें जो आपको टॉपिक देखने को मिलेगा वो 2018 से लेकर 2019 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग यहाँ पे पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे। एक एक टॉपिक में एक एक लेसन में लूँगी जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और जब भी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आप लोग को कोई भी टॉपिक में अगर कन्फ्यूजन हो तो आप लोग यहाँ पे आकर रिवीजन भी कर सकते हो, जो कि एक शॉर्ट लेसन टाइप का आप लोग को मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ। एक बार इसके कंटेंट भी देख लीजिए जिससे कि आप लोग बेटर तरीके से रूबरू हो सको। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पहले देखेंगे तो नन ऑफ द अबव है। इसके बाद आपको जो है पार्टी सिंबल एलोकेशन, ट्राइबल सब प्लान, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो इस तरीके से एक एक टॉपिक पे आपको जो है ना 5-6 मिनट की वीडियो देखने को मिलेगी जो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, क्योंकि और भी सारे वीडियोस आपके आते हैं तो उसके लिए आप टाइम देते हो। ये जब भी आप फ्री हो, चलते फिरते जब भी आपको लगे तो वीडियो आप देख सकते हो। उस तरीके का मैं बना रही हूँ क्योंकि सिर्फ 1 महीने बचे हैं और आप लोग को कवर काफ़ी चीज़ें करनी है, तो इसलिए मैं इस तरीके से वीडियो लेकर आ रही हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के लिए हम लोग फर्स्ट टॉपिक जो है वो है नोटा। नोटा में देख लेते हैं। देखिए, सारे सब्जेक्ट से आपका टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया गया है पिछले 1 साल का, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। नोटा के बारे में बात करते हैं। नन ऑफ द अबव इसकी फुल फॉर्म है। तो इस बार क्या कहा गया है महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा कि वो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक ऑर्डर निकाला गया है लोकल बॉडी पोल्स के लिए कि फ्रेश इलेक्शन होना चाहिए। अगर नोटा को सबसे ज़्यादा वोट मिला और नोटा अगर यहाँ पे विनर हो गया तो फिर से एक बार और इलेक्शन, फ्रेश इलेक्शन होना चाहिए, ऐसा कहा गया है महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा। ठीक है, लेकिन एक बेसिक चीज़ें हम लोग समझते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम। सो नोटा के बारे में देखते हैं। इंडिया में जो नोटा आपका इंट्रोड्यूस किया गया था वो 2013 के सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स के थ्रू किया गया था। नोटा का लाने का क्या मकसद था? नोटा का लाने का मकसद था कि जैसे जब भी आप वोट देने जाते हो या जितने भी वोटर्स वोट देने जाते हैं उनको यहाँ पे कैंडिडेट का नाम देखने को मिलता है और किसी एक में उनको बटन दबा के आना होता है। ठीक है, सिंपली वोट दे के आना होता है। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि ऐसा कोई बंदिश नहीं है हम वोटर्स में कि हम लोग को जितने भी कैंडिडेट का नाम दिया गया है उन्हीं को ही हम लोग को किसी ना किसी को देकर ही आना है। हमारा एक चॉइस भी होना चाहिए कि हम लोग यहाँ पे किसी, अगर कोई ऊपर दिए गए कैंडिडेट का नाम हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हम इन्हें नहीं वोट देना चाहते, तो हम नोटा को अपने विलिंग के हिसाब से जो है, विल के हिसाब से उनको वोट दे सकते हैं। ठीक है, और नोटा का एक सिंबल भी होता है जो कि 2015 में आपका यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। नोटा में अगर इंडिया में देखें तो ऐसा मत समझिएगा कि ये आपको राइट टू रिजेक्ट का अधिकार दे देता है कि आप यहाँ पे कैंडिडेट को रिजेक्ट कर रहे हो। नहीं, ये आपको अधिकार देता है, आपका अधिकार है कि आप यहाँ पे जो है ऊपर जितने दिए गए कैंडिडेट हैं उनको ज़बरदस्ती आप चूज़ ना करें। आपको राइट टू चूज़ का अधिकार दिया जाता है, ना तो राइट टू रिजेक्ट का अधिकार दिया जाता है। ठीक है, नोटा की अगर बात करें तो जब यहाँ पे कैलकुलेट होता है वोट, यानी कि किसी भी कैंडिडेट का जो यहाँ पे आपका वोट कैलकुलेट होता है उनको एलिजिबल करने के लिए, तो 1/6 वैलिड वोट होना चाहिए। ठीक है, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट उनको जो है ना बैक मिलता है जब उनके पास 1/6 वैलिड वोट उनको मिलता है। लेकिन उसमें जो है ये नोटा का कोई भी तरीके से जो है आप देखोगे कि उनका अकाउंट नहीं होता है, यानी कि नोटा वोट्स जो है यहाँ पे आपका अकाउंट नहीं होता है जब यहाँ पे वोट्स कैलकुलेट होता है किसी भी कैंडिडेट का, इसमें नोटा को इंक्लूड नहीं किया जाता। इलेक्शन कमीशन के द्वारा करेंटली ऐसा कहा गया है कि अभी कोई ऐसा प्लेनरी पावर नहीं है कि फ्रेश इलेक्शन कहा जाएगा, यानी कि अगर नोटा को सबसे ज़्यादा वोट मिलता है तो ऐसा नहीं होगा कि फ्रेश इलेक्शन होगा। अभी आप लोग को देखने को मिलेगा कि ऐसा भी देखने को मिला है कि मान लीजिए कि नोटा है, कोई ए कैंडिडेट है, कोई बी कैंडिडेट है, कोई सी कैंडिडेट है, तो ऐसा देखने को मिलता है कि नोटा का कहीं कहीं आपका जो है 90% यहाँ पे वोट मिल गया, ए को यहाँ पे 80% वोट मिल गया, बी को यहाँ पे 70% वोट मिल गया। तो नोटा को यहाँ पे विनर नहीं कहा जाता है, विनर उस कैंडिडेट को कहा जाता है जिनको सबसे ज़्यादा जो है मैक्सिमम वोट मिलते हैं, तो ए को यहाँ पे विनर माना जाएगा। महाराष्ट्र का कहना है कि अगर नोटा यहाँ पे सबसे ज़्यादा वोट लेता है तो नोटा को यहाँ पे विनर अगर कहा जा रहा है तो फिर से फ्रेश इलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के द्वारा कहा गया है कि अभी ऐसा कोई भी प्लानरी पावर नहीं है कि फ्रेश इलेक्शन यहाँ पे कहा जाए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे रूल किया गया था कि नोटा ऑप्शन जो है ना ये सिर्फ डायरेक्ट इलेक्शन के लिए ही आपका एप्लीकेबल होगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन के लिए नहीं होगा। इनडायरेक्ट इलेक्शन आप लोग देखते हो जैसे प्रेसिडेंट का होता है, राज्यसभा का होता है, तो इसमें नोटा का इस्तेमाल नहीं होगा। नोटा का इस्तेमाल सिर्फ जनरल इलेक्शंस के लिए होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए ही होगा। ठीक है, ग्रेटर सैंक्सिटी देने के लिए यहाँ पे नोटा को, और इवन ऑर्डर है कि फ्रेश इलेक्शन के लिए तो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स की अगर रूल 64 के तहत देखें तो इसको अमेंड करना होगा, और साथ ही साथ ये लॉ मिनिस्ट्री
मिनिस्ट्री के द्वारा ये किया जा सकता है। यहाँ पे पार्लियामेंट की सैंक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि इस तरीके का कहा जा रहा है जो कि फ्रेश इलेक्शन करना है, तो फ्रेश इलेक्शन के लिए कोई पार्लियामेंट्री सेक्शन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपली अमेंड किया जाएगा, जो कि कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स की जो रूल 64 है उसमें अमेंड किया जाएगा, या फिर लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा भी ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, रूल 64 में क्या रखा गया है ये देख लीजिए। रूल 64 में यहाँ ये कहा गया है कि जो डिक्लेरेशन होता है इलेक्शन का रिजल्ट और साथ ही जो रिटर्न ऑफ द इलेक्शन होता है, यानी कि पूरे इलेक्शन प्रोसेस के बाद बताया जाता है कि किस कैंडिडेट का यहाँ पे विनर है, क्या यहाँ पे उनको कितना वोट मिला है, तो ये आपका जो है रूल 64 में लिखा गया है। बट ये जो रूल है ना, ये आप देखोगे कि कोई भी सिचुएशन को कंसीडर नहीं करता है जहाँ पे नोटा वोट को हायर मिल रहा है किसी भी और कैंडिडेट के कंपैरिजन में। तो ये चीज़ जो है रूल 64 में अभी तक नहीं कहा गया। रूल 64 में सिर्फ यही कहा गया है कि जो इलेक्शन के रिजल्ट का डिक्लेरेशन होता है वो रूल 64 के तहत होता है, जो कि कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स है, लेकिन इसके तहत ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। तो ये प्रोविज़न इंक्लूड करने के लिए या तो इसको अमेंड किया जाएगा या तो लॉ मिनिस्टर के द्वारा ऐसा किया जा सकता है। फाइन, ये समझ के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नोटा के बारे में ज़रूर क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पार्टी सिंबल एलोकेशन। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट, दिस इज ऋषिका। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे PT 365 विजन IAS की सप्लीमेंट्री मैगजीन है ये। आइए सेकंड टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, पार्टी सिंबल एलोकेशन। तो ये है क्या, दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा ऐसा कहा गया है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे अलॉटमेंट होता है 2 लीफ सिंबल, वो भी यहाँ पे AIADMK पार्टी के लिए, तो एक डिस्प्यूट देखने को मिल रहा है 2 राइवल फ्रैक्शन जो कि आपका पार्टी का है, यानी कि एक ही पार्टी का देखेंगे तो 2 लीव्स का सिंबल है यहाँ पे। तो ये एक यहाँ पे कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, एक तरीके का डिस्प्यूट है। तो दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा जो है अपहेल्ड किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अलॉटमेंट, यानी कि जो इलेक्शन कमीशन इंडिया के द्वारा यहाँ पे किसी भी पार्टी को सिंबल दिया जाता है, तो सिंबल जो दिया गया है 2 लीव्स सिंबल, तो ये इससे जो है ना प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो गया है। एक बार यहाँ पे सिंबल देख लीजिए, AIADMK का जो सिंबल है ये 2 पत्तियों वाला यहाँ पे सिंबल दिया गया है, तो इसी के ऊपर थोड़ी अभी डिस्प्यूट हो गई है। देखते हैं आगे क्या है डिटेल में। और नोटा का सिंबल मैं लास्ट लेसन में दिखाना भूल गई थी, तो इस तरीके का आपको सिंबल देखने को मिलेगा जो कि नोटा का है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो बात क्या कहा जा रहा है, रूल्स गवर्निंग एलोकेशन ऑफ पार्टी सिंबल। तो पार्टी का सिंबल कैसे दिया जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 29A के तहत देखें तो यहाँ पे इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन होता है, एलोकेशन ऑर्डर होता है और रजिस्ट्रेशन होती है पॉलिटिकल पार्टीज़ की। सो सेक्शन 29A बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत, जिसमें कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो है रिजर्वेशन होता है कि उनके सिंबल क्या होंगे, एलोकेशन होता है, साथ ही रजिस्ट्रेशन होता है, तो इस पर ध्यान देना है। साथ ही साथ इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 है, जिसके तहत इलेक्शन कमीशन को ये एम्पावर किया गया है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के सिंबल को रिकॉग्नाइज़ करे, साथ ही साथ जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिकॉग्नाइज़ करे और उनको सिंबल दे। तो ये किसके तहत होता है, ये दूसरे कानून के तहत होता है जो कि इलेक्शन सिंबल्स ऑर्डर 1968 का है। अब यहाँ पे देखते हैं कि पार्टी को सिंबल कैसे दिया जाता है। ठीक है, देखिए करंट अफेयर्स जो भी न्यूज़ में रहता है उसको साइड में रखिए, उसके पीछे की जो फैक्ट्स है उसको पकड़ने का कोशिश कीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। तो सिंबल कैसे यहाँ पे अलॉट होता है, एक पार्टी जब वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उनको एक एप्लीकेशन सबमिट करना होता है और उनको खुद ही देना होता है कि वो कैसा सिंबल रखना चाहते हैं। वो अपना चॉइस यहाँ पे बताते हैं कमीशन को और 30 डेज़ में बताते हैं जब से उनका जो है फॉर्मेशन होता है, यानी कि जब उनका डेट ऑफ इट्स फॉर्मेशन एज पर गाइडलाइन प्रिस्क्राइब बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि जब से वो यहाँ पे एप्लीकेशन फिलअप करते हैं तो उनको 30 दिन का समय दिया जाता है कि वो यहाँ पे बताएं कि सिंबल का जो है उनका चॉइस क्या है। अलॉटमेंट ऑफ जो सिंबल होता है ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस में होता है, पहले जो आ गया उस सिंबल को लेके उसी पार्टी को वो पहले मिल जाता है। ठीक है, तो ये 2 लीव्स का जो अभी आप देखे हो, मान लीजिए कि यहाँ पे AIADMK आए हैं और साथ ही साथ कांग्रेस आ गई फॉर एग्जांपल, तो सबसे पहले यहाँ पे AIADMK के द्वारा यहाँ पे लाया गया ये सिंबल को और कांग्रेस भी यही सेम सिंबल लेकर आई है, लेकिन यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसको यहाँ पे अलॉट करेंगे, तो ऑब्वियस है कि AIADMK को यहाँ पे इस पॉलिटिकल पार्टी को इस सिंबल जो है यहाँ पे दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका प्रोविजन है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यहाँ पे बेसिस पे। ठीक है, 2 और 2 से ज़्यादा जो यहाँ पे रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज़ है तो उनका भी यहाँ पे सेम सिंबल जो है होता है और ये आपका प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन ये कंटेंडर नहीं होता है कि सेम स्टेट या यूनियन टेरिटरीज़ का हो। जैसे कि 2 पॉलिटिकल पार्टी है, मान लीजिए कि अगेन मैं यही एग्जाम्पल लूँगी कि कांग्रेस है, AIADMK है। ठीक है,
तो स्टेट पार्टी के बारे में बात किया जा रहा है। मान लीजिए कि जदयू है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि जदयू बिहार का है, साथ ही यहाँ पे AIADMK का है। तो इसमें क्या होगा कि दोनों अलग अलग स्टेट के हैं, तो दोनों का अगर यहाँ पे लीव्स ही होगा सिंबल तो ये चलेगा, लेकिन एक ही स्टेट के जो है ना आपके दो पार्टी को एक ही जैसा सिंबल नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल भी दिया गया है, जैसे यूपी का आपका बहुजन समाज पार्टी है और असम गाना परिषद जो है असम का है, इनका एलिफेंट है जो इनका सेम पार्टी सिंबल है, लेकिन आप लोग देखोगे कि ये अलग अलग स्टेट के, एक यूपी में है और एक आपका जो है यहाँ पे असम में है, ठीक है। जो रजिस्टर्ड है बट अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ है, तो उनको यहाँ पे ये प्रिविलेज नहीं दिया गया है इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, वो भी फिक्स सिंबल ऑफ उनके अपने खुद के चॉइस में। तो दो तरीके की पार्टी होते, एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी होते, एक अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी होते। तो रिकॉग्नाइज्ड पार्टी को जो है यहाँ पे आपका थोड़ा बहुत आपका जो है प्रेफरेंस दिया जाता है, प्रिविलेजेस दिया जाता है, लेकिन वैसे भी पॉलिटिकल पार्टी होते हैं जो कि रजिस्टर करा लिए जाते हैं लेकिन उनको रिकॉग्नाइज नहीं मिलता है। तो अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ है, तो उनको कुछ प्रिविलेजेस की कमी होती है, उनको कुछ यहाँ पे जो है उनको इस तरीके का प्रोविज़न नहीं मिलता है कि वो अपने खुद के सिंबल के ऊपर वो यहाँ पे पार्टी को इलेक्शन कंटेस्ट करें। उनको यहाँ पे जो है ना फ्री सिंबल जो इशू किया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उनके तरफ से वो सारे सिंबल को वो चूज़ करते हैं और उसी में वो अपना इलेक्शन कंटेस्ट कराते हैं। सो दिस इज़ अगेन डिफरेंट एंगल है ये, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, प्लीज़ डोंट बी कंफ्यूज। जो रजिस्टर्ड होते हैं और जो अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ होते हैं उनको यहाँ पे कम प्रिविलेज दिया जाता है, लेकिन जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टी होते हैं तो उनको तो प्रिविलेजेस देना ही है, उनको तो उनके चॉइस का सिंबल देना ही है, लेकिन जो अनरिकॉग्नाइज्ड है उनको उनके चॉइस का सिंबल नहीं देना पड़ता है। एक लिस्ट ऑफ सिंबल यहाँ पे पब्लिश किया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि वो उसी में से चूज़ करते हैं। अगर इनिशियली देखें तो कमीशन के द्वारा यहाँ पे सिंबल जो है ना यूनिलैटरली अलॉट किया जाता है, और 1968 से अगर हम लोग देखें तो पार्टीज़ को यहाँ पे जो है ना अपने सिंबल्स अपने ही चॉइस से वो रखते थे, और उनको ये अपॉर्चुनिटी दिया जाता था कि वो मीनिंगफुल विजुअल रिप्रेजेंटेशन लेकर आए, यानी कि अपने आइडेंटिटी को जो है सिंबल के थ्रू वो रिप्रेजेंट कर सके, ठीक है। तो ये बातें यहाँ पे कही गई है। तो पार्टी सिंबल एलोकेशन में हम लोग क्या क्या यहाँ पे पॉइंट्स देखें। सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, जिसके तहत सेक्शन 29A है, जिसमें कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को यहाँ पे रिजर्व किया जाता है और इनको सिंबल रिजर्व होता है, एलोकेशन होता है और रजिस्ट्रेशन होता है। साथ ही साथ आपका दूसरा कानून है जो कि इलेक्शन सिंबल ऑर्डर 1968 है, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है ना यहाँ पे रिकॉग्नाइज भी किया जाता है और उनको सिंबल अलॉट भी किया जाता है। सिंबल अलॉट कैसे किया जाता है, तो उनको चॉइस दिया जाता है, जो भी रिकॉग्नाइज पार्टी होते हैं उनको 30 डेज़ का, जब से वो एप्लीकेशन फिल करते हैं उसके बाद उनको रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद उनको 30 दिन का टाइम दिया जाता है। उनके बाद जो है वो अपना चॉइस के हिसाब से वो ले सकते हैं अपनी सिंबल को। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेसिस में होता है, जो पहले आएंगे उन्हीं को मिलेगा। साथ ही एक ही स्टेट के दो अगर रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है तो वो एक जैसा सिंबल नहीं रख सकते। साथ ही अगर रजिस्टर्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ है तो उनके पास जो है कम प्रिविलेजेस होता है, वो अपनी चॉइस से जो है सिंबल लेकर नहीं आ सकते। ओके, तो इतनी बातों को ध्यान रखना है। आज के लिए बस इतनी, नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं ट्राइबल सब प्लान के साथ। थैंक यू। हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट, दिस इज ऋषिका। आज हम लोग डिस्कस करेंगे विजन है इसकी PT 365, जो कि हमारे यहाँ पे प्रीलिम्स 2020 के लिए रिवीजन क्लास चल रहा है। इसमें आज हम लोग थर्ड टॉपिक देखेंगे जो कि हमारा है ट्राइबल सब प्लान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या बातें की जा रही है ट्राइबल सब प्लान में। पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है उनके द्वारा एक रिपोर्ट सबमिट किया गया है जिसको ट्राइबल सब प्लान कह रहे हैं। ट्राइबल सब प्लान की बात करें, जिसको कि अब इसको शेड्यूल ट्राइब कंपोनेंट भी कहा जाता है सेंट्रल लेवल पे, और साथ ही साथ ट्राइबल सब स्कीम भी कहा जा रहा है स्टेट लेवल पे। ये एक डेडिकेटेड सोर्स ऑफ फंड है जो कि ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए होता है हमारे कंट्री में। तो ध्यान रखिएगा, ये ट्राइबल सब प्लान आप लोग का है, स्पेशली फॉर ट्राइबल पीपल्स के लिए है, ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए। तो इसका नाम चेंज कर दिया गया है, प्लीज़ डोंट बी कंफ्यूज। इसको सेंट्रल लेवल पे हम लोग शेड्यूल ट्राइब कंपोनेंट कहते हैं एंड स्टेट लेवल पे हम लोग ट्राइबल सब स्कीम कहते हैं, ठीक है। ट्राइबल सब प्लान के अगर बारे में बात करें तो ये हमारा एनुअल प्लान जो होता है किसी भी स्टेट का या फिर यूनियन टेरिटरीज़ का, जो एक साल का प्लान होता है उसी का एक पार्ट है ये। और जो फंड प्रोवाइड किया जाता है ट्राइबल सब प्लान के अंदर ना, उसको यहाँ पे आपका स्टेट जो शेड्यूल ट्राइब्स की जो पॉपुलेशंस है हर एक स्टेट में, हर एक यूनियन टेरिटरीज़ में, तो उनके प्रोपोर्शन के हिसाब से जो है यहाँ पे फंड आपका दिया जाता है, ठीक है। जैसे कुछ स्टेट में आप देखो मध्य प्रदेश है, साथ ही आपका झारखंड है, यहाँ पे ट्राइबल पीपल्स की नंबर आप देखोगे बहुत ज़्यादा है। वहीं अगर आप लोग बात करो केरल, कर्नाटक, तो यहाँ पे आपके ट्राइबल पीपल्स की जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो इसलिए जिस स्टेट में ज़्यादा है वहाँ पे इसके लिए फ़ंड जो है वो ज़्यादा दिया जाता है, जिस स्टेट में कम है वहाँ पे फ़ंड कम दिया जाता है।
ट्राइबल सब प्लान की बात करें, ये जो फंड है ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर एलोकेट होता है, और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हमारे संविधान में आर्टिकल 275 के 1 के तहत जो है इसको रखा गया है। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स के तहत जो है आपका इसको माना जाता है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम वही होते हैं जिसमें कि सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का 100% फंड यहाँ पे दिया जाता है, तो इसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ये इसका आपका एलोकेशन होता है। ठीक है, साथ ही साथ आप देखोगे कि यहाँ पे जो दिया जाता है वो नोडल मिनिस्ट्री कौन है, तो ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है जो कि इसके नोडल हेड है, जो कि यहाँ पे देखते हैं फंड का किस तरीके से यहाँ पे आपका दिया जा रहा है, कैसे है, क्या है। इसका एम यही है, इस तरीके का ट्राइबल प्लान सब प्लान लाने का क्या मतलब होता है, यही है कि जो एक गैप है ट्राइबल स्कीड्यूल ट्राइब्स का और जो जनरल पॉपुलेशंस के बीच में जो आपको गैप देखने को मिलता है, वो गैप यहाँ पे फुलफिल करना है। साथ ही और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिकेटर्स जितने भी है ना, सबको यहाँ पे लेकर आना है और सब पे यहाँ पे काम करना है और सारे पहलुओं को यहाँ पे सही से समझ के उस पर डेवलप करना है। जैसे कि जो जनरल आप लोग देखोगे जितने ह्यूमन बींग होते हैं, वो क्या है कि किसी स्टेट में, जैसे आप झारखंड में ही चले जाओगे तो वहाँ पे आपको जो है एक आपको जनरल एरिया देखने को मिलेगा जहाँ पे सारे लोग रहते हैं, लेकिन ट्राइबल पीपल्स का आपको एरिया बहुत ज़्यादा आइसोलेट देखने को मिलेगा। वो बहुत ज़्यादा इंटीरियर में रहते हैं, यानी कि रिमोट एरिया में रहते हैं। वो हमारे एक लोकल एरिया से जो है ना, जहाँ पे मार्केट है, जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ पे बड़े फ्लैट है, जहाँ पे आपके ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है, जहाँ पे होटल्स है, रेस्टोरेंट है, मूवीज़ है, थिएटर है, वो सारे एरिया से हट के वो एक अलग रखते हैं। जंगल में रहने का वो वहाँ पे रहते हैं, उनकी कोई कनेक्टिविटी नहीं होती, वो अपने अलग एक छोटे छोटे जंगल में, जो जंगल नहीं कहूँगी लेकिन रिमोट एरिया होता है जिसमें छोटे से स्कूल होते हैं, उसी में अपने बच्चों को भेजते हैं। वो बहुत कम मार्केट से लिंक करते हैं, बहुत कम जो है जनरल पीपल से जो है वो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि संबंध रखते हैं, और वो बहुत ज़्यादा पिछड़े होते हैं, उनको किसी भी तरीके का सोशल सिक्योरिटी का लाभ जो है बहुत कम मिल पाता है, तो उनकी डेवलपमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और ये जो बेनिफिट्स है ये आपको देखने को मिलेगा कि ओवरऑल जो प्लान है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ का, उसी के साथ यहाँ पे इसको भी दिया जाएगा। साथ ही ये उन स्टेट में एप्लीकेबल नहीं होगा जहाँ पे ट्राइबल रिप्रेजेंट कर रहा है मोर देन 60% ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि मान लीजिए कोई स्टेट है उसमें अगर 60% से ज़्यादा जो रिप्रेजेंटेशन है अगर वो ट्राइबल पॉपुलेशन का है, तो उस स्टेट में ये ट्राइबल सब प्लान जो है आपका नहीं लागू होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखिएगा। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। स्कीड्यूल कास्ट सब प्लान भी है, जैसे स्कीड्यूल ट्राइब सब प्लान है वैसे ही आपका स्कीड्यूल कास्ट सब प्लान भी है। ये एक अम्ब्रेला स्ट्रैटेजी है जिसमें कि टारगेटेड फाइनेंशियल और जो फिजिकल बेनिफिट्स है सारे जनरल सेक्टर्स का जो भी डेवलपमेंट है, तो वो यहाँ पे आपका दिया जाएगा स्कीड्यूल कास्ट के बेनिफिट के लिए। इस स्ट्रैटेजी के अंदर वही सारी चीज़ें हैं कि यहाँ पे जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान है स्कीड्यूल कास्ट के लिए, उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और ये भी एनुअल प्लान का ही पार्ट होता है। आज की डेट में अगर हम लोग देखें तो 27 स्टेट और यूनियन टेरिटरी है जिसमें कि यहाँ पे स्कीड्यूल ट्राइब की जो पॉपुलेशन है वो आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि स्कीड्यूल कास्ट सब प्लान जो है इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा ये सारी बातों को भी। आज के लिए बस इतनी, मिलते हैं नेक्स्ट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के साथ। थैंक यू। सो आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं एनजीटी के साथ, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अभी क्या बातें की जा रही है इसमें डिटेल में देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे स्टॉप किया गया है कुछ नोटिफिकेशन को इम्प्लीमेंट करना जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है, और यहाँ पे अलाउ किया गया है जो एनजीटी के चेयरमैन हैं कि एक सिंगल मेंबर बेंचेस को वो बनाएं, और वो भी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में। तो एनजीटी की जो बेंच होती है इसमें 2 या 2 से ज़्यादा मेंबर देखने को मिलेगा, लेकिन एटलीस्ट 1 जुडिशियल मेंबर होते हैं या फिर दूसरे गवर्नमेंट एक्सपर्ट भी होते हैं। एनफ अगर आप देखोगे कि अपॉइंटमेंट जो है वो यहाँ पे नहीं किया जाता है, तो गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे नोटिफिकेशन इशू किया गया है कि सिंगल मेंबर बेंचेस भी यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको देखने को मिलेगा कि डबल बेंचेस यहाँ पे 2 मेंबर बेंचेस बनते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग सब डिविजनल बेंचेस कहते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होता है जो जिसमें कि 5 जजेस होते हैं। तो यहाँ पे मेन जो है आपको देखने को मिलेगा एनजीटी में प्रॉब्लम ये है कि इसमें अपॉइंटमेंट ज़्यादा नहीं होते, लोगों की कमी होती है, तो मेंबर की कमी के कारण जो है यहाँ पे अलाउ किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि सिंगल मेंबर बेंचेस भी बन सकते हैं। तो ये तो कहानी रही, लेकिन अब एनजीटी के बारे में आपको फैक्ट्स एंड फिगर पता होना चाहिए। ये जो आपका इस्टेब्लिश किया गया है ये एक कानून के द्वारा किया गया है जिसको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 कहते हैं, जिसके थ्रू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस के लिए रिलेटेड जितनी भी केसेस है उसको यहाँ पे इफेक्टिव और अच्छे तरीके से जो है डिस्पोजल करना है। इससे रिलेटेड प्रीलिम्स में आपका प्रीवियस ईयर ऑलरेडी क्वेश्चन आया गया है, तो ध्यान में रखिएगा। जो ट्रिब्यूनल है इसमें आपको चेयरपर्सन देखने को मिलेंगे, जुडिशियल मेंबर होंगे, कुछ एक्सपर्ट्स मेंबर होंगे, और इनका जो ऑफिस का यहाँ पे टाइम होता है वो 5 ईयर्स होता है, और ये एलिजिबल नहीं होते हैं कि इनको फिर से अपॉइंट किया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट होता है, इसको प्लीज़ ध्यान रखिएगा।
साथ ही अगर चेयरपर्सन की बात करें तो ये कैसे अपॉइंट किए जाते हैं, ये डायरेक्ट आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा देखने को मिलेगा कि ये अपॉइंट होते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसल्टेशन के साथ। सिर्फ यहाँ पे एग्जिस्टिंग और जो रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है वो यहाँ पे जुडिशियल मेंबर बन सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग समझ सकते हो कि जुडिशियल मेंबर कौन होते हैं जो आज की डेट में अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं, या फिर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज है, या फिर सुप्रीम कोर्ट के एग्जिस्टिंग या रिटायर्ड जज है, सिर्फ वो एनजीटी के यहाँ पे जुडिशियल मेंबर होते हैं। एक्सपर्ट मेंबर को यहाँ पे इन्वायरमेंट रिलेटेड फील्ड में एटलीस्ट 15 ईयर्स का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब उनको एक्सपर्ट मेंबर कहा जाता है। तो यहाँ पे मेंबर के बारे में डिटेल में दिया गया है, तो मेंबर के बारे में आप लोग को डिटेल में पता होना भी चाहिए, इसको ज़रूर याद रखिएगा। ये जो ट्रिब्यूनल है इसमें आपका क्या किस चीज़ के बेसिस पे यहाँ पे आपका जस्टिस दिया जाता है, तो बस एक फंडा होता है नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस क्यों? क्योंकि नेचर के लिए यहाँ पे हम लोग जस्टिस लेकर आ रहे हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड यहाँ पे केसेस को डील करते हैं। तो ऐसा कोई भी केस निकल कर आ रहा है जिससे कि हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है, किसी भी प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में यहाँ पे केसेस निकल कर आते हैं जिससे कि हमारे नुकसान हो रहे हैं इन्वायरमेंट को, तो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्वायरमेंट के हित में यहाँ पे आपका केस रिजॉल्व होता है, और इसलिए यहाँ पे नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पर बस यहाँ पे ट्रिब्यूनल गाइड किया जाता है। ये जो ट्रिब्यूनल है यहाँ पे जो अपील होता है वो विदिन 6 मंथ जो है डिस्पोज हो जाना चाहिए, यानी कि कोई भी केस अगर यहाँ पे फाइल होता है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, कोई भी केस अगर यहाँ पे आता है तो 6 महीने से ज़्यादा जो है इस केस का सुनवाई नहीं होगा, वो 6 महीने के अंदर ही अंदर उस केस का जो है ख़त्म कर देना है, यानी कि उसका समाधान निकाल देना है। न्यू दिल्ली इसकी प्रिंसिपल बेंच है, लेकिन न्यू दिल्ली में एनजीटी बैठती है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही जगह है, आपका और भी देखने को मिलेगा। 4 जगह है, एक तो भोपाल है मध्य प्रदेश में, पुणे है महाराष्ट्र में, कोलकाता है वेस्ट बंगाल में, एंड चेन्नई है आपका तमिलनाडु में। तो ये 4 अदर बेंचेस है जो कि ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ पे एनजीटी की बेंचेस बैठती है। इसमें आप देखोगे कि कुछ मैटर्स है, किस किस मैटर से रिलेटेड जो है सिर्फ इन्वायरमेंट से ही रिलेटेड है, या और भी कुछ ऐसे कानून है जिससे रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं वो यहाँ पे एनजीटी में सुनवाई होता है। तो ये आपको डिटेल में पता होना चाहिए। सबसे पहले वाटर एक्ट है 1974 का, पोल्यूशन को कंट्रोल करना और प्रिवेंट करना, ये जो कानून है इसके तहत यहाँ पे केसेस सुने जाते हैं। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन सेस एक्ट 1977 है, यानी कि वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड भी केसेस सुनी जाती है, एयर पोल्यूशन से रिलेटेड केसेस भी सुनी जाती है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत इन्वायरमेंट में अगर किसी भी तरीके का बैड इंपैक्ट हो रहा है तो उसको केसेस देखा जाता है। पब्लिक लिएबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 भी है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है, एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 है। तो इसमें आप लोग देख रहे हो कि टोटल तरीके से हमारे इन्वायरमेंट में किसी भी तरीके का अगर पोल्यूशन होता है तो उसको रोकने के लिए ये कानून का आपका यहाँ पे ट्रिब्यूनल में सुनवाई होती है। एज़ पर द एक्ट अगर हम लोग देखें तो अपील जो यहाँ पे एनजीटी से होता है ये डायरेक्टली आपका सुप्रीम कोर्ट से ही लाई करता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो कि यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वो यहाँ के मेंबर होते हैं, तो यानी कि जो भी यहाँ पे एनजीटी का आपका यहाँ पे निकल कर आ रहा है अपील जो एनजीटी से वो लाई डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से ही ये कनेक्टेड होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे जो आपका जो डिज़ोल्व होता है केसेस वो भी यहाँ पे हाई प्रोफाइल आप देखते हो कि जजेस के द्वारा ही यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको एनजीटी के बारे में बेसिक पता होना चाहिए कि एनजीटी की बेंचेस कितनी हैं, कहाँ कहाँ है, साथ ही साथ ये किस किस टॉपिक पे यहाँ पे रिजॉल्व होते हैं केसेस, साथ ही यहाँ पे 6 महीने के अंदर रिजॉल्व हो जाते हैं केसेस, और साथ ही साथ यहाँ पे कौन होते हैं, यानी कि 2 तरीके के मेंबर होते हैं, एक तो यहाँ पे जुडिशियल मेंबर होते हैं, दूसरा एक्सपर्ट होते हैं। तो जुडिशियल मेंबर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के एग्जिस्टिंग या रिटायर्ड जज होने चाहिए, और एक्सपर्ट मेंबर कौन होने चाहिए, तो गवर्नमेंट के होने चाहिए जो कि इन्वायरमेंट के ऊपर उनका 15 ईयर्स का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस हो। साथ ही साथ यहाँ पे सिंगल मेंबर बेंच भी बनते हैं, एटलीस्ट डबल मेंबर बेंच होना चाहिए। ओके, सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। सो आज का हमारा टॉपिक है रिव्यू ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 19। तो ये है क्या, आप लोगों को पता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है अभी जो जज है प्रशांत भूषण उनके ऊपर लगा हुआ है, तो इसलिए इस तरीके का कानून आप लोग को पता होना चाहिए। लॉ कमीशन के द्वारा एक रिपोर्ट सबमिट किया गया है और इसका टाइटल है रिव्यू ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। ये जो एक्सप्रेशन है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये आपका कहीं भी संविधान में नहीं डिफाइन किया गया है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ नोट इट डाउन कि संविधान में ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया। ये जो एक्सप्रेशन है ये आपका एक कानून है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, इसमें आपका डिफाइन किया गया है। इसके अंदर क्या है कि बताया गया है कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, यानी कि कोर्ट की निंदा करना, कोर्ट को डिसओबे करना, और वो भी विलिंगफुल, यानी कि चाह कर अगर कोर्ट के ऑर्डर को, डिक्री को, अगर जजमेंट को डिसओबे करते हो तो वो आपका कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में आ जाता है। तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट भी 2 तरीके का होता है, एक सिविल होता है, एक क्रिमिनल होता है। तो अभी जो प्रशांत भूषण जी के ऊपर लगा है चार्जेस वो क्रिमिनल कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगा है, ठीक है। आइए दोनों के बारे में देख लेते हैं कि सिविल कंटेम्प्ट क्या होता है और क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है।
सिविल कंटेम्प्ट की बात करें तो यहाँ पे किया जा रहा है कि विलफुल डिसओबीडियंस टू एनी जजमेंट, ऑर्डर, रिट और कोई भी प्रोसेस जो कि कोर्ट का है, और विलफुल ब्रीच होगा कोई भी तरीके का अगर कोर्ट में आपका दिया जा रहा है बातें। तो यानी कि कोर्ट के द्वारा अगर कोई भी जजमेंट लाया जा रहा है, कोई भी यहाँ पे डिक्री ऑर्डर पास हो रहा है, तो उसका अगर आप डिसओबे करते हो, उसको आप मानते नहीं हो, उसकी निंदा करते हो, तो आपके ऊपर सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा। ठीक है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट कब लगता है? क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है यानी कि आप कुछ इस तरीके का एक्ट कर रहे हो या कोई एक्ट या कोई मैटर को आप पब्लिश कर रहे हो, जैसे कि मान लीजिए कि ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जिससे कि कोर्ट की अथॉरिटी जो है वो कम हो जाए, कोर्ट की अथॉरिटी पे जो है दाग लग जाए, या फिर ये आपका इंटरफ्रेंस देखने को मिले कोई भी जुडिशियल प्रोसीडिंग में, अगर इंटरफ्रेंस हो रहा है गलत तरीके से, या फिर यहाँ पे रोका जाए, ऑब्स्ट्रक्ट किया जाए, या फिर इंटरफेयर किया जाए जस्टिस का, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस किसी भी अदर मैनर में। यानी कि मान लीजिए कि अगर आप सिर्फ जो ऑर्डर दिया गया, जजमेंट दिया गया, उसका डिसओबे करते हो तो आपके ऊपर सिविल कंटेम्प्ट लगेगा। लेकिन क्रिमिनल कंटेम्प्ट तब लगेगा जब आप ऐसा कोई एक्ट कर रहे हो या फिर कोई ऐसा आप मैटर पब्लिश कर रहे हो जिससे कि कोर्ट की जो अथॉरिटी है ना, गरिमा है कोर्ट की, वो ख़राब हो रही है, कोर्ट की जो निंदा हो रही है, कोर्ट का जो जुडिशियल प्रोसीडिंग है उसमें आप यहाँ पे इंटरफेयर कर रहे हो गलत तरीके से, या फिर यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो या फिर इंटरफेयर कर रहे हो, तो इसको यहाँ पे आपका क्रिमिनल कंटेम्प्ट के अंदर लाया जाता है। इनोसेंट पब्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम मैटर, फेयर एक्यूरेट रिपोर्ट ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग हो गया, फेयर या रिजनेबल क्रिटिसिज्म जो कि जुडिशियल एक्ट का हो गया, या फिर किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड यानी कि जुडिशियरी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के ऊपर कमेंट करना, तो ये सब आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर नहीं आता है। यानी कि मान लीजिए कि आप कोई पब्लिकेशन कर रहे हो लेकिन एक इनोसेंट पब्लिकेशन है, उससे कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारे कोर्ट की जो है निंदा हो रही है, हमारे कोर्ट की अथॉरिटी डाउन हो रही है, ऐसा नहीं लग रहा है। या फिर कोई भी ऐसा मैटर है जिसको कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, फेयर तरीके से हो रहा है, सही तरीके से हो रहा है, आपका कोई भी किसी का भी कोई ऐसा गलत मोटिव नहीं है कि कोर्ट को यहाँ पे जो है नीचा दिखाया जाए, तो ये सारी चीज़ जो है ना, और इवन कमेंट भी करना, मान लीजिए कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव साइड ऑफ द जुडिशरी का ये कोई भी कमेंट कर रहा है तो वो पॉजिटिव कमेंट है तो उसमें भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्जेस नहीं लगेगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 जो है वो 2006 में अमेंड किया गया था, और इसमें एक डिफेंस ऑफ ट्रूथ भी रखा गया था जो कि सेक्शन 13 ऑफ ओरिजिनल लेजिस्लेशन में, और इसमें ये इम्प्लाई किया गया था कि कोर्ट को यहाँ पे परमिट करना होगा, यानी कि सच के थ्रू यहाँ पे जस्टिफिकेशन करना होगा, और ये एक वैलिड डिफेंस है, यानी कि बचाव भी दिया गया है। और ये आपका अगर पब्लिक इंटरेस्ट में अगर ये सेटिस्फाइड हो गया तो ये चीज़ें यहाँ पे रखी गई है। ये ध्यान रखिएगा कि ओरिजिनल लेजिस्लेशन का सेक्शन 13 है जिसके थ्रू कोर्ट को ये कहा गया है कि सच के द्वारा जो है ये जस्टिफिकेशन परमिट किया जाएगा और एक वैलिड डिफेंस होगा, यानी कि एकदम इनके बचाव में कोई भी जिसके ऊपर कंटेम्प्ट लगता है उनके ऊपर बचाव में जो है एक वैलिड डिफेंस होगा, और ये तभी सेटिस्फाई किया जाएगा जब ये पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर होगा। जैसे आप लोग देख रहे हो कि प्रशांत भूषण जी का जो केस है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया है, तो अगर इनके ऊपर जो है ना इस तरीके का भी रखा गया है प्रोविज़न कि अगर वो सॉरी बोल देते हैं, वो क्षमा मांग लेते हैं, तो फिर इस तरीके का कंटेम्प्ट का चार्जेस उनसे हटा लिया जाता है। बट अगर वो क्षमा नहीं मांगते हैं, वो सॉरी नहीं, एक्सक्यूज़ नहीं मानते, तो फिर उनके ऊपर जो है ना ये सच समझ के उनका जो ऊपर चार्जेस लगता है फिर उसी के ऊपर वो प्रोसीड होता है। लेकिन डिपेंड करता है पब्लिक इंटरेस्ट पे भी कि पब्लिक इंटरेस्ट यहाँ पे यानी कि जनता इससे सेटिस्फाइड है कि नहीं। ठीक है, तो ये भी चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो ये टॉपिक इतना ही हुआ, यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आपको इतना पता होना चाहिए कि हमारे संविधान में इसका कहीं भी डिस्कशन नहीं है। ये जो लाया गया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, इसके तहत दो यहाँ पे होता है, सिविल और कोर्ट, सिविल और क्रिमिनल। तो सिविल में होता है कि अगर आपने स्वेच्छा से डिसओबे कर दिया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, ऑर्डर, रिट, तो उसमें आपका सिविल कंटेम्प्ट लगेगा। क्रिमिनल कंटेम्प्ट तभी लगेगा जब किसी भी तरीके का आपका एक्ट होगा जिसमें ये पता चलेगा कि आप कोर्ट की गरिमा को डाउन करना चाह रहे हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना। नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं सेंट्रल सिविल सर्विस रूल 1964। सो आज के लिए थैंक यू। सो स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक जो कि है सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स 1964। तो ये है क्या? बहुत सारे प्रोविज़न है सेंट्रल सिविल सर्विस रूल्स 1964 रूल्स की जो कि यूज़ किया जाता है पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में, और उनके फंडामेंटल राइट को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। तो देख लेते हैं, आफ्टर ऑल आप लोग भी पब्लिक सर्वेंट बनने वाले हो तो आप लोग को इस कानून के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। बैकग्राउंड देख लेते हैं सेंट्रल सिविल सर्विस रूल्स 1964 की। तो ये जो सिविल सर्विस, सेंट्रल सिविल सर्विस जो रूल्स है, इसमें एक सेट होता है कि क्या करना
है क्या नहीं करना है, डूज़ एंड डोंट्स इसमें आपका इस रूल्स के अंदर रखा गया है। तो ये रूल्स में ज़रूरत होता है कि एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी मेंटेन करना है, अपने ड्यूटी को निभाना है, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी लेना है, यानी कि किसी भी पॉलिटिकल का जो है यानी कि आपको उनका पक्ष नहीं लेना है। साथ ही साथ ये सारी जो है इसेंशियल रिक्वायरमेंट है किसी भी पब्लिक सर्वेंट का। बट कुछ प्रोहिबिशंस हैं जो कि कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है, और उनकी कॉन्फ्लिक्ट किस चीज़ से आ जाती है, उनकी फंडामेंटल राइट। जैसे कि यहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट को रोका जाता है कि वो यहाँ पे यानी कि कोई भी न्यूज़पेपर या पेरियोडिकल में कुछ भी एडिटिंग होती है या कोई भी तरीके का मैनेज किया जाता है न्यूज़पेपर, तो उसमें हिस्सा ले। लेकिन हम लोग देखते ही हैं कि बहुत सारे ऐसे पब्लिक सर्वेंट होते हैं जो कि यहाँ पे न्यूज़पेपर के एडिटिंग में या फिर मैनेजमेंट में वो यहाँ पे हकदार होते ही है, वो यहाँ पे काम करते ही है। लेकिन इस तरीके के जो है यहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट को रोका जाता है कि वो ऐसा काम नहीं कर सकते। सेकेंड चीज़ है कि स्पेक्यूलेशन, जो कि स्टॉक में, शेयर में या कोई और इन्वेस्टमेंट, एक्सेप्शन यानी कि ओकेजनल इन्वेस्टमेंट अगर उनके थ्रू जो है यहाँ पे स्टॉक ब्रोकर के थ्रू अगर ओकेजनल इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है तो इट्स ओके, बट वो स्टॉक, शेयर और दूसरे इन्वेस्टमेंट में जो है वो भागीदार नहीं हो सकते। थर्ड है कि पब्लिक सर्वेंट जो है उनको रोका जाता है कि वो गिफ्ट वगैरह एक्सेप्ट करने से उनको रोका गया है, या फिर कोई भी प्रॉपर्टीज़ वो बाय करना या बेचना, इनसे उनको रोका जाता है। कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करना उनको रोका जाता है। साथ ही कंपनीज़ को प्रमोट करना या फिर कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट को रिटायरमेंट के बाद अगर कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट वो एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ों से इनको रोका जाता है। सो दीज आर द डूज़ एंड डोंट्स जो कि आपको ध्यान रखना है, यानी कि कोई भी गिफ्ट, बहुत बड़ा गिफ्ट आपको नहीं एक्सेप्ट करना है, या फिर प्रॉपर्टीज़ को ना खरीदना है, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ को खरीदना और बेचना भी नहीं है, कमर्शियल इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना है, किसी भी कंपनीज़ को प्रमोट नहीं करना है, ठीक है, न्यूट्रल रहना है हमेशा, किसी भी कंपनी को प्रमोट नहीं करना है, और कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट को एक्सेप्ट करना है रिटायरमेंट के बाद। तो ये सारी चीज़ों को रोका जाता है। अब देखते हैं यहाँ पे रूल 9 क्या कहता है, सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल 1964 का। तो जो रूल 9 है ना, इसके अंदर स्पेशली रोका जाता है पब्लिक सर्वेंट को कि वो अपना खुद का नाम पब्लिश करे, या फिर कोई भी स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट या फिर ओपिनियन जो कि उनके आज की डेट में, करंट में और रिसेंट पॉलिसी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई एक्शन है, स्टेट गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है, उनके ऊपर वो क्रिटिसिज्म करे, एडवर्स क्रिटिसिज्म करे। ये चीज़ वो नहीं कर सकते। कल को आप लोग भी सिविल सर्वेंट बनोगे, जैसे कि अभी भी सिखाया जाता है कि आप लोग जब मेंस लिखते हो तो उसमें आप लोग को गवर्नमेंट का कभी भी क्रिटिसिज्म नहीं करना है। तो ये अभी से ये चीज़ों को एक्सेप्ट करना है होगा, आप लोग को अपने आचरण में लाना होगा कि ना ही मेंस में जब भी आप आंसर लिखो, चाहे कितनी बुराई है, चाहे जितना भी लूप होल हो सरकार के या फिर आपके स्टेट गवर्नमेंट के पॉलिसी के अंदर या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉलिसी के अंदर, तो उसको आप लोग को कभी भी शो नहीं करना है, चाहे वो आपका मेंस का आंसर राइटिंग हो या फिर इंटरव्यू में आप कहीं पे भी अपना इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो इस समय ये सारी चीज़ों को नहीं आपको शो करना है। तो ये सारे कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक है जिसको अभी से आप लोग को अपने अंदर लाना होगा, और हर एक एग्जाम में यही चीज़ शो करना है। साथ ही साथ आप लोग जब ड्यूटी करोगे, जब आपको यहाँ पे जॉब दिया जाएगा, तो उस समय भी क्या होगा कि आपको यही सारी चीज़ों को फॉलो करते चलना है। आपको कहीं भी अपना नाम नहीं शो करना है, और साथ ही साथ कहीं भी ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी का कभी भी निंदा नहीं करना है, कभी भी क्रिटिसिज्म नहीं करना है कि उस तरीके की पॉलिसीज़ का जो है आप लोग बुराई करो, क्योंकि आप ही लोग को इम्प्लीमेंट करना है, और आप ही लोग को अगर लगता है कि उसमें कुछ कमी है तो आप लोग सजेस्ट कर सकते हो, बट कभी भी खुल के ऐसा नहीं है कि आइए और बुराई करने लगे। ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। तो डूज़ एंड डोंट्स बहुत ज़्यादा होता है सिविल सर्वेंट के पास, तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग को याद रखना है, ठीक है। तो ये आज के लिए हो गया। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन, और पहली टॉपिक देखेंगे MFN स्टेटस। ओके, तो आज के लिए इतनी, थैंक यू।